नमस्कार दोस्तों। आज की लर्निंग हम लोग जानने वाले हैं ओएनजीसी के बारे में। और ओएनजीसी पे कुछ लेटेस्ट अपडेट भी आया है, उस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। क्या क्या अपडेट आया है उसके तरफ भी देखते हैं। बेसिकली दो अपडेट था। एक तो क्लैरिफिकेशन की बात करती नजर आई, दूसरा उसके ऊपर जो कि फंड रेज की बात थी उसको ड्रॉ करती नजर आई, उसकी जो कि घास के मेच्योरिटी वाली बात थी। तो पहले चलते हैं इसकी स्टॉक की परफॉर्मेंस लेवल की तरफ देखा जाए तो नियरली ये कहती है स्टॉक जो पिछले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में या फिर एक दिन के डेटा को देखो तो एक दिन में लगातार 5% जंप करती है। ऐसे ही 5 दिन में देखा गया 7% जंप करती है। एक महीने में देखा गया कि नियरली 17% जंप करती है, 6 महीने में 35%। और देखा जाए जैसे जैसे टाइम फ्रेम बढ़ता है लगातार उसमें क्या होती है, बिल्डअप होती नजर आती है। एक साल में 94% और नियरली 5 सालों में 124% और मैक्सिमम देखा जाए तो करीब 1300% के आसपास की जंप हो चुकी है स्टॉक को लेकर के। स्टॉक गवर्नमेंट की है और गवर्नमेंट क्या क्या पोटेंशियल लेके आती है आपको पता है। ओएनजीसी क्या करती है, ऑयल एंड नेचुरल गैस पे कामकाज करती है। चाहे उसकी रख रखाव की बात हो, खरीदारी की बात हो, एक सिंपल शब्दों में समझा जाए तो उस पर कामकाज करती है। और इंडियन गवर्नमेंट के साथ, और इंडियन गवर्नमेंट की ही कंपनी है तो इंडियन गवर्नमेंट के साथ जो भी इंडिया के डेवलपमेंट्स में जो भी चीज़ हो सकती है उस पर कामकाज करती नजर आती है। तो चलिए इसके समझने का प्रयास करते हैं क्या क्या इसके पास है। तो कहती है कंपनी ओएनजीसी इज डिक्लेरेशन द की रोड मैप है इनके पास। रोड मैप क्या कहती है इसके बारे में, उस पर एक नज़र डालने का प्रयास करते हैं। कहती है ओएनजीसी जो कि रोड मैप है वो कहती है द मीटिंग हेल्ड ऑन द जून 26 2024 में मीटिंग हुई थी, ग्रांटेड द अप्रूवल फॉर द रेज ऑफ द ओएनजीसी स्ट्रेटजी ऑफ द अचीव नेट जीरो ऑपरेशन ओमिशन की बात करती नजर आई थी। इनका लेटेस्ट अपडेट ये था। इसके बाद देखा जाए कंपनी के पास और क्या करती है, इसके पास देखा जाए कि खास के ऑयल एंड नेचुरल गैस में काम काज करती है। इसकी जो कि कंपनी में लेटेस्ट अपडेट की तरफ देखें तो लेटेस्ट अपडेट दो निकल के आती। एक तो पहले लेटेस्ट अपडेट ये था जो 8 तारीख को इसके पास क्लैरिफिकेशन मांगा गया था। कहती है क्लैरिफिकेशंस और कंफर्मेशन ऑन द न्यूज आइटम्स पे एक लिखी थी। न्यूज आइटम में एक अपीयर्स आया था और उन्होंने कहा था द इकोनॉमिक्स टाइम ने जो इनके पास 800 मिलियन का एक जो कि 3 बैंक का फंड है वो क्या कहती है ओएनजीसी विदेश तो रेज 800 मिलियंस के फंड को रेज करने की बात करती नजर आई थी। जो कि इसके हिसाब से क्या था, तो एक न्यूज आर्टिकल में से छपी थी जो कि ये 3 बैंक से 800 मिलियन का फंड रेज करेगी। और जो ओएनजीसी विदेश लिमिटेड है वो इनकी होल्डिंग ऑन सब्सिडरी कंपनी, अपनी सब्सिडरी कंपनी के थ्रू ये रेज करने वाली थी। अब ये एक डेटा निकल के आती है। उसके बाद क्या होता है, आज ये 8 तारीख का डेटा था और ये दोबारा देखें आज 12 तारीख की डेटा, आज तो 15 है, 12 तारीख को डेटा में देखा जाए लेटेस्ट अपडेट इसके पास ये था। तो जो कंपनी ने ये कहा कि अपडेट ऑन द अवेलेबल जो 800 मिलियन का लोन फैसिलिटी था बाय ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के द्वारा, वो कहती है तो हमने कम्युनिकेशन डेटा जो 8/7 को हमारा अपडेट हुआ था। कहती है रेजिंग ऑफ द लोन ऑफ द यूएसटी 800 मिलियंस by the ONGC Videsh Limited, a wholly owned subsidiary of the company. In further informed that the USD facility has been the draw today, और ये ड्रॉ कर लिया गया। कहती है 12/7 इज द डिस्चार्ज द एग्जिस्टिंग बोरोइंग्स ऑफ द ओएनजीसी विदेश लिमिटेड की बात करती है। अब सोचिए, मैं एक बात को कहता हूँ, ये क्लैरिफिकेशन पहले मांगता है, पहले न्यूज आर्टिकल में छपती है, फिर क्लैरिफिकेशन मांगता है, बाद में ये अपडेट आती है। ये क्या है मुझे समझ तो नहीं आती, आप लोगों को उसको समझ आए तो मुझे बिल्कुल बताना। चलते हैं इसके स्टॉक की परफॉर्मेंस और बाकी चीज़ों को लेकर के देखा जाए क्या कहना चाहता है स्टॉक की, जहां पे हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को रिकंसिलेशन करने का प्रयास करेंगे और स्टॉक की चार्ट में जहां पे लगातार एक बिल्डअप होती नजर आती है वहां पे क्या कहना चाहता है स्टॉक की आगे का पोटेंशियल को लेकर के। चलिए तो देखते हैं इसमें क्या निकल के आती है। करंट मार्केट प्राइस को हम फिलहाल बोलते हैं और ये बेसिकली तीन एस्पेक्ट से बनती है। पहला एस्पेक्ट इज फंडामेंटल, जिसको कहते हैं बिजनेस क्या करती है, बिजनेस मॉडल्स क्या है, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी क्या निकल के आती है। दूसरा एस्पेक्ट होता है जो कि मार्केट के ट्रेडिंग के पर्पज से होता है, ये तो बिजनेस पर्पज था। इनसे दो एस्पेक्ट निकलता है और वो डिपेंड करती है इसके बेस को लेते हुए। एक है ट्रेंडिंग जिसको कहते हैं टेक्निकल, और दूसरा होता है सेंटिमेंटल। इन सेंटिमेंटल के बेसिस पे जो कि हर पल की खबर और आर्टिकल्स होती है, जो कि पॉलिसीज होती है, इसके ऊपर डिपेंड करता है, इसको बेसिस पर डिपेंड करता है, इसकी फंडामेंटल पर इफेक्ट करती नजर आती है, जो कि इसकी बिजनेस मॉडल को हिट कर सकती है। और हिट तो बेसिकली पॉलिसीज करती है लेकिन स्टॉक मार्केट की प्राइस को हिट करती नजर आती है या फिर उसको ड्रॉबैक करती नजर आती है।
तो चलिए, जो बुक वैल्यू कहता है कंपनी का फंडामेंटल वो कहता है 268 रुपये का, और इंट्रेंसिक वैल्यू है इसका 377 रुपये का। एक नज़र डालिए, मैं दोबारा लेता हूँ, जो करंट प्राइस है वो इनकी इंट्रेंसिक वैल्यू से अभी क्या है, कम है। पहली नज़र में देखने को क्या मिली, इनकी इंट्रेंसिक वैल्यू के बारे में पता होगा, जो कि एसेट्स वैल्यूएशन के बेसिस पे देखा जा सकता है। इसके बाद कहती है जो पहला इंडिकेटर होता है किसी स्टॉक को चूज करने के लिए, वो होता है कि स्टॉक का पी क्या कहता है। स्टॉक का पी देखा जाए तो 8 रुपए के आसपास कहती है, 0.8 का कहता है, जबकि इंडस्ट्रियल के पी कहता है 20। अब देखिए यहां पे यदि इस पीई के बेसिस पे किसी स्टॉक को आकलन किया जाए तो ये निकल के आता है ये स्टॉक फिलहाल 2.25x जंप कर सकती है, और अर्थात ये नियरली कितना 750 तक जा सकता है। इसके बेसिस पे यदि ये इंडस्ट्रियल पी कहता है 20 के आसपास, यदि 20 मूव कर गया तो पहला चीज। दूसरा इंडिकेटर कहता है जो डेट टू इक्विटी क्या कहता है, जो डेट टू इक्विटी कहता है 0.45 का, जबकि करंट रेशियो इसको काफी ही कम रहा है। इसका करंट एसेट्स नहीं, करंट लायबिलिटीज में देखने को मिला 0.88 का, जो कि लायबिलिटी करंट एसेट्स है वो करंट रेशियो जिसको कहते हैं 0.88 का देखने को मिलती नजर आती है। अब इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है आरओसी की और आरओई की। यहाँ पे कहती है 18.4 और 16.3 का डेटा निकल के आती है। डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है इस कंपनी को लेकर के, और फेस वैल्यू को देखें तो फेस वैल्यू इसके पीछे 5 रुपए का। प्राइस टू बुक वैल्यू कितना भी काम करती है, 120% जंप किया, कहां से, बुक वैल्यू से। तो मुझे लगता है ऐसा, मैं आपको कोई रिकमेंडेशन या एडवाइजरी नहीं दे रहा हूं, ऐसा लगता है कि इंट्रेंसिक वैल्यू से यदि बुक वैल्यू कम है, अर्थात इंडस्ट्रियल से कम है, साथ में इसका स्टॉक पी से ये इंडस्ट्रियल कैपेसिटी से कम है, और डेट्स भी काफी कम है, इस हिसाब से मार्केट तो जंप करनी चाहिए, और जंप करनी चाहिए इसलिए तो मार्केट यहाँ पे लगातार क्या हो रही है, लगातार बुस्ट होती नजर आती है। देखेंगे जिस भी पीरियड से देखें लगातार क्या हो रही है, बुस्ट होती नजर आती है स्टॉक में, जहां से भी जिस पीरियड से देखें आकलन करके देख लें, लगातार क्या होती है, बुस्ट करती नजर आती है। चलिए आगे आगे देखें, आगे क्या कहना चाहती है कंपनी को लेकर। जहां पे ईपीएस की बात करती है, जो कि क्या है, ईपीएस एक जो कि प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे जितना भी प्रॉफिट हुआ कंपनी का उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दीजिए, ईपीएस निकल के आ गया। तो एक बैलेंस शीट और पीएल का एक समरी डेटा यहाँ पे है, उस समरी डेटा में ये निकल के आया। और यदि मार्केट की रेट फिलहाल जो चेंज है, मार्केट रेट के बेसिस पे ये चेंज होता है, क्योंकि ये तो एक फॉर्मूला बेसिस लगा हुआ है, और इसके बेसिस पे ये देखा जा सकता है, ये फॉर्मूला बेसिस एवरेज ये कहता है इंडस्ट्रियल की, तो इसके हिसाब से ये जंप होना चाहिए। तो मतलब इनके दो इंडिकेटर यदि देखता है तो इसका एक अच्छे संकेत देता है इसके बेसिस पे। लेकिन 100% मैं ये नहीं कहता हूँ कि पीई के बेसिस पे कोई स्टॉक को देखना चाहिए या डेट इक्विटी के बेसिस पे ही देखना चाहिए। हाँ, ये कई बार जो प्रॉफिटेबिलिटी है उससे कई गुना इंक्रीज करती नजर आती है, कई बार ये अंडर वैल्यूड भी हो सकती है, होती रहती है कुछ स्टॉक्स को लेकर। चलिए आगे, कंपनी कहती है ओएनजीसी इज द लार्जेस्ट crude oil and the natural gas company in India, contributing around 71% to the Indian domestic product। जितना भी 71% के आसपास क्या है इनका मार्केट कैप है, किसको लेकर के, ऑयल एंड नेचुरल गैस क्रूड ऑयल को लेकर के। आगे क्या कहते हैं इसके बारे में। दोस्तों अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और लेटेस्ट वीडियो के लिए बने रहिए। हम बात करने वाले हैं इसके कंप्लीट में जानते हैं पीयर्स का क्या है। पीयर्स का आकलन ये है, इसके साथ क्या कौन कौन सी कंपनी है, जो कि एक ऑयल इंडिया था जिसका भी पोटेंशियल काफी नीचे निकल के आया था। इनकी टोटल 9 कंपनी की लिस्ट में देखने को मिलती है। 9 कंपनी की लिस्ट में देखा गया कि 16.46 का टोटल एवरेज पी निकल रहा है। इस एवरेज पी में सबसे बेटर जो अभी फिलहाल यदि किसी स्टॉक को पी के बेसिस पे चुना जाए तो ये लगता है कि ओएनजीसी इज द बेस्ट परफॉर्मेबल स्टॉक इन द फ्यूचर। सेकेंड पार्ट इज द ऑल इंडिया इज ऑल्सो परफॉर्मेबल, और स्टॉक में लगातार इसमें बोनस भी दिया था, उसके बाद लगातार जंप करती नजर आई स्टॉक को लेकर के। इसके बाद तीसरे नंबर पे आती है, देखा जाए तो वाइल हिंदुस्तान वाइल एक्सप्लोरर, ये भी बेटर परफॉर्मेंस इन द डीप इंडस्ट्रीज भी ऑल्सो इन द सेम। और कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि अपनी पोटेंशियल से काफी ऊंचली स्तर पे जा चुका है, जिसकी वजह से एवरेज क्या निकल के आता है, पी करते हैं 16 का। चलिए ये तो हो गया इसका पार्ट्स को लेकर के। जहाँ पे डेट्स तरफ देखा जाए तो डेट्स में कहती है कि नियर अबाउट सबसे बेटर डेट्स किसका कहता है, ये कहता है 0.45, ये कहता है 0.50। इसके हिसाब से देखा जाए तो कुछ स्टॉक्स तो अच्छे नजर आते हैं जो कि लगातार अच्छे बिल्डअप करते नजर आते हैं। अब आते हैं क्वार्टरली डेटा को लेकर के।
क्वार्टरली डेटा में कहती कंपनी नियरली अबाउट द, लगातार क्या हो रही है, लगातार देखेंगे, लगातार जिस भी टाइम फ्रेम में देखें इसको, लगातार क्या, और इसको क्या कह सकते हैं, क्यू और क्यू के हिसाब से लगातार एक बिल्डअप करती नजर आती है कंपनी। ऐसे ही इसको यदि ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कई गुना, कई बार कुछ क्वार्टर में अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, कई बार कुछ अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिलती है। अब आते हैं इंटरेस्ट के पार्ट को लेकर के। इंटरेस्ट के पार्ट में क्या हुआ कंपनी का, नियरली एक इंक्रीज बढ़ती नजर आई, अर्थात मैं इसको देखूं यदि इसकी बोरोइंग साइड में, इनकी बोरोइंग्स बढ़ती नजर आई, इसके बेसिस पे क्या हुआ, इनका प्रॉफिट का थोड़ा सा कम हो गया और नियरली अबाउट कितना प्रॉफिट में आके चली गई, 11,000 करोड़ का प्रॉफिट बनाती नजर आती है कंपनी की क्या, एक क्वार्टर में। ऐसे ईयरली डेटा को देखें तो ईयरली डेटा इसके बारे में कहती है, जो नियरली क्या कहती है ईयरली डेटा, 8,42,000 करोड़, जो कि पहले से भी देखा, पहले से भी देखें, पहले से भी देखें, पहले से भी, तो किसी ईयर से आप क्यू और क्यू के हिसाब से कंपेयर करें तो क्या करती है, ये टॉप पे कारोबार करती नजर आती है। ऐसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 16% के आसपास की जंप करती है, जो कि पहले 2-3 पीरियड में क्या लगता है, एवरेज भी इनका 16% के आसपास निकल के आती है, लगातार 16% के आसपास ही रही है। उसके बाद इंटरेस्ट का पार्ट में क्या हुआ, इंटरेस्ट पार्ट इनका बर्डन बढ़ता रहा है, इंटरेस्ट के पार्ट में बर्डन बढ़ता रहा, इसकी वजह से थोड़ा सा इसमें पेनिक थोड़ा सा कम हुआ अदर कंपनी के हिसाब से, लेकिन तब भी इनकी यदि केवल इसके हिसाब से कोई स्टॉक को डिसाइड नहीं किया जा सकता कि डेट्स बहुत ज़्यादा है तो कंपनी ओवरलोडेड है। गवर्नमेंट की कंपनियां हैं, डेट्स बहुत ज़्यादा है तो डेट्स को कभी खत्म कर सकती है, कभी भी कुछ स्कीम आ सकती है इनके लिए, कुछ भी गवर्नमेंट पे कर सकती है, कुछ भी यहाँ पे स्पेशल्स लेके आ सकती है, कुछ इंडस्ट्री के लिए लेके आ सकती है, कुछ कंपनी के लिए लेके आ सकती है, कुछ सेक्टर वाइज लेके आ सकती है। चलिए, जहाँ पे देखने को मिला जिनका नेट प्रॉफिट कितना होता है, 57,000 करोड़ का पहुंचती नजर आती है, अर्थात एक ही सेक्टर से जिनका नाम था क्रूड ऑयल ऑन द पेट्रोलियम प्रोडक्ट की जो भी कामकाज करती है उसमें जिनका 71% का मार्केट कैप है, मार्केट कैप अर्थात कस्टमर बेस इन द डोमेस्टिक मार्केट। अर्थात ये प्रॉफिटेबिलिटी के पार्ट देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी के पार्ट पिछले 2-3 साल में लगातार क्या होती है, बढ़ती नजर आती है। इसके बाद आते हैं, एक नजर कहाँ डालेंगे पता है, इसका डेटर्स को पार्ट, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी तो क्या डेटर का पार्ट क्या है और इनकी लायबिलिटीज का पार्ट क्या है। देखिए, इनका रिजर्व लगातार बढ़ता है, कोई इशू नहीं है, लेकिन बोरोइंग्स का पार्ट को देखें तो बोरोइंग्स की पार्ट क्या कहती है, बोरोइंग्स पार्ट यहाँ से इंक्रीज करती नजर आती है लगातार, 2022 तक तो थोड़ा सा सस्टेन करती थी, 22 के बाद 23 में बढ़ गई, 24 में बढ़ती नजर आई। उसके बाद कहती है नियरली अबाउट अदर लाइबिलिटी भी काफ़ी है, लेकिन किससे, बोरोइंग से ज़्यादा है। उसके बाद अदर लाइबिलिटी में कुछ आइटम ऐसा आता है जहाँ पे ट्रेड पेबल की बात करती है, ट्रेड पेबल भी इनके पास काफ़ी है, 43,000 करोड़ का है। इसके बाद देखते हैं किसको लेकर के, फिक्स एसेट्स को लेकर के। फिक्स एसेट्स में क्या होती है, लगातार क्या हो रही है, बिल्डअप होती नजर आती है, किसके बेसिस पे, लगातार बिल्डअप होती नजर आती है, कहाँ पे गई, 3,22,000 करोड़ तक गया फिक्स एसेट्स। ऐसे ही देखा गया कि इनकी इन्वेस्टमेंट पार्ट में क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट पार्ट लगातार बिल्डअप होती नजर आती है। यदि इन्होंने यहाँ पे बोरोइंग्स लिया तो बोरोइंग्स का कहाँ यूज करता है पता है, बोरोइंग्स का यूज यहाँ पे किया है कहाँ पे, इन्वेस्टमेंट पार्ट को लेकर, फिक्स एसेट्स को क्रिएट करने को लेकर के। और अदर एसेट्स में क्या कहती है इसके बारे में, अदर एसेट्स में निकल के आती है जिनके पास इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्रीज के अलावा जो रिसेबल्स हैं वो कितना है, 19,000 करोड़ का है। अर्थात 19,000 करोड़ का रिसेबल को देखा जाए तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी के और सेल्स के हिसाब से कंपेयर करें, 19,700, 20,000 करोड़ मान लेता हूँ, तो 20,000 करोड़ के हिसाब से देखा जाए तो ये कितना प्रॉफिट है, टोटल सेल्स कितना है, 6,45,000 करोड़ का, उसमें 20,000 करोड़ का क्या है, और प्रॉफिटेबिलिटी कितना है, 57,000 में कितना है, डेटर्स 20,000 करोड़ का। अर्थात जो प्रॉफिटेबिलिटी की पार्ट है और सेल्स की पार्ट है काफी परसेंटेज कम देखने को मिलती नजर आती है। यही एक अच्छी चीज होती है जहां पे बैलेंस शीट और पीएल एक आकलन से एक दूसरे से कंपेयर करने के टाइम पे एक सस्टेन करती नजर आई, ऐसा नहीं जो परसेंटेज काफी पुल बैक ज्यादा देखने को मिली। ये इसका लिए पार्ट्स था। इसकी पार्ट्स में एक देखें जहाँ पे डेटर की पार्ट करते 11 दिन में पैसा देता है, और ये पेबल कितने दिन में देता है, नियरली 34 दिन में। अर्थात ये कितने दिन का, 23 दिन का क्या करता है पता है, 23 दिन का वर्किंग कैपिटल बना लेता है इसी पैसे को लेकर, जिसके लिए एक खासियत निकल के आती है। अब आते हैं इसकी लेटेस्ट अपडेट, वो लेटेस्ट अपडेट क्या कहती है, देखने को मिलती है जो पब्लिक और प्रमोटर्स, प्रमोटर इज 58-59% और रेस्ट इज 41% इज पब्लिक। पब्लिक क्या सोचती है इसके स्टॉक को लेकर के, तो पब्लिक के बारे में देखते हैं क्या सोचना है। पब्लिक के बारे में सोचना है जो गवर्नमेंट है इसके पास, उसके पास एफआई की तादाद थोड़ा कम है, डीआई की तादाद
तादाद ज़्यादा है, जिसमें LIC नियरली 10%, ICICI प्रूडेंशियल 1% के आसपास, और भी ढेर सारा फंड्स हैं यहाँ पे। गवर्नमेंट्स की वजह से देखा जाए तो ऑलमोस्ट क्या था, यहाँ पे एक नज़र डालते हैं कहाँ पे, ऑर्लियन पे। तो इस कंपनी में क्या हुआ, 58% तो यहाँ पे गवर्नमेंट है ही। इसके बाद दोबारा गवर्नमेंट की कितना परसेंट दिखती है, 10% के आसपास। अब ये गवर्नमेंट में क्या है, गवर्नमेंट में इंडियन कॉर्पोरेशन, गेल इंडिया, इनके पास पोजीशन निकल के आती है। तो ऑब्वियसली ये है जो टोटल 100% में है, 68% की होल्डिंग, 69% की होल्डिंग किसकी है, गवर्नमेंट की है, अर्थात प्रमोटर्स की है। इसके बाद कहती है जो DI की पार्ट है, DI में LIC भी उन्हीं का है, तो इनका पोजीशन देखने को मिलता है, उनका पोजीशन करीब 10% के आसपास। तो एक आंकलन देखिए, मैं एक आंकलन करता हूँ इस शेयर होल्डिंग पैटर्न को। 58%, 59% मान लेते हैं, 59% पहले गवर्नमेंट ने लिया, 10% फिर दोबारा गवर्नमेंट ने लिया, इनकी होल्डिंग कंपनी ने लिया, गवर्नमेंट की कंपनी ने लिया, और 10% उन्होंने SBI ने लिया, सॉरी LIC ने लिया। और LIC ने लिया तो कितना हो गया, 60, 10, 70, 10, 80, मतलब नियर अबाउट द 80% तो गवर्नमेंट खुद ही यहाँ पे बैठी है, एक 80 पोजिशनल लेकर के। क्या LIC भी है यहाँ पे, तो यहाँ पे SBI की देखें तो SBI भी 1% है, तो मतलब यार मान लेते हैं इसको नियरली अबाउट जो 80% तो गवर्नमेंट खुद ही है। उसके बाद पब्लिक के पास जो बचती है 3%, वो 3% में देखा जाए क्या कहती है, उन 3% में डोमेस्टिक में एक रिटेल क्या करती है इसके स्टॉक में, तो जो 10% है 3% की, वो 3% में देखिए सबसे ज़्यादा तादाद में कौन है, रिटेल है, जिन्होंने 2 लाख से कम की इन्वेस्टमेंट और 2 लाख से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट किया। अब इस मार्केट को कौन ट्रैप करेगा, सोचिए, जहां पे केवल केवल 3% ही स्टॉक आम आदमी के पास है, आम इन्वेस्टर के पास है, उसमें भी कितना, केवल 2.5% जो है पोजीशंस किसके पास है, एक रिटेल इन्वेस्टमेंट के पास है। उनको ट्रैप कैसे करेंगे, उसको मार्केट में उसको आप मैनिपुलेट कैसे करेंगे, क्योंकि DI FI उसको करना चाहेगा, लेकिन DI तो ऑलमोस्टली क्या है, एक बिग बुल्स की तरह बैठा हुआ है वहां पे, तो जो कि उनकी पोजीशन करके चलती है, उनको फेवरेट करेगी ना हमेशा। कभी उनको लगेगा कि मार्केट में क्या गिरावट होगा, वो तो उनके पीछे ही चलेगी ना। कभी ऐसा लगेगा तो फिर क्या कर, पता है, कभी ऐसा लगता है तो DI जो LIC है, LIC अपनी पोजीशन नहीं बढ़ा सकता, पोजीशन बढ़ाती भी घटाती भी, ऐसा नहीं है, उनका पोजीशन कई बार कुछ शिफ्ट भी करती है, कहीं कुछ भी, क्योंकि ये फंड के ऊपर डिपेंड होता है ना, क्योंकि इनकी जो फंड होती है, जिस फंड के लिए कामकाज करते हैं, उन फंड में कुछ देना पड़ेगा, तो फिर यहाँ से बिकवा ही करते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन एज एन बने रहते हैं, कभी छोड़ के निकल देंगे नहीं, ऐसा लगता है दिखने में। अब 3% में 2.5% तो क्या है, आम आदमी है, रिटेल है, तो रिटेल को आम आदमी तो लगातार क्या होता है, इनको पता है जो मार्केट इसके पीछे बूस्ट करती नजर आ रही है, तो इसका पार्ट्स था लेकर के, जिसकी वजह से लगातार हो रहा है, स्टॉक में लगातार जंप करती नजर आती है, जबकि मार्केट में उस दिन 10% से 20% की सर्किट लगाई थी स्टॉक, उस 20% के सर्किट के बाद भी मार्केट क्या करती नजर आई, मार्केट स्विंग करती नजर आई, जो आप आंकलन देख सकते हैं। इस हिसाब से देखिए तो मार्केट कहां से कहां चली गई इस पीरियड को लेकर के। ठीक है, इनकी सीढ़ी इस तरह से आकलन से चलती नजर आती है। यहाँ से जो गिरावट था, लेकिन बेसिकली यह गिरावट था नहीं, ये बेसिकली पैनिक बनाया गया था। ये गिरावट पे तो इस लेवल पे होता, क्योंकि ये और प्रेस ये मैच करती नजर आती है, तो ये पैनिक बनाया गया इस चीज को लेकर के आखिर मार्केट में, उस जो न्यूज सेंटीमेंट बना था किसको लेकर के, सरकार को लेकर के ये बनाएगी, जिसकी वजह से मार्केट में 20% का, और कुछ जो बड़े इन्वेस्टर को यहाँ पे फंड को सेटअप करना था छोटे इन्वेस्टमेंट से, तो वो सेटअप करती नजर आई इसको लेकर के। लगातार इसमें क्या होती है, एक बुल की तरफ बनती नजर आती है। इसलिए हमने इसको समझने का प्रयास किया कंपनी को, जहाँ पे 5 साल या 1 साल के डेटा को देखें, या YTD के हिसाब से भी देखें तो 57% के आसपास, 6 महीने में देखें तो 38% के आसपास जंप करती नजर आती कंपनी को लेकर के। इसके बाद देखा जाए तो PSU में सबसे बेटर परफॉर्मेंस करती नजर आती है, और कहा गया है काफी सारे आर्टिकल्स के हिसाब से जो ये जो PSU है काफी अच्छी परफॉर्मेंस कर सकती है, और कहा है कि द टॉप गेनर इन द लूजर टुडे इन द 15 जुलाई ONGC कैज द, और ये सबसे टॉपर और लूजर की लिस्ट में भी शायद आई थी। और इसने कहा कि नियरली 5% का अपर सर्किट अप इन द किया था, और मार्केट क्या कहती है इसके बारे में, क्या करती नजर आई थी या नहीं करती नजर आई थी, ये पता चलेगा क्या हुआ था मार्केट को लेकर। देखिए मार्केट में क्या हुआ, अप करती नजर आई लगातार। इसके बाद देखा जाए इसका रिजल्ट डेटा, तो रिजल्ट डेटा में क्या कहती है, नियरली कहती है रिवेन्यू इसका 1% बढ़ती है, लेकिन नेट प्रॉफिट क्या होता है, नेट इनकम 38% जंप करता है,
एविटा करीब 30% जंप करता है, तो ये इसके लिए कैसा पोजिशनल देखने को मिलता था। ऐसे बैलेंस शीट में देखा जाए तो बैलेंस शीट के बारे में कहती है, जो यदि इसका टोटल एसेट्स 15% बढ़ती है तो टोटल लायबिलिटी केवल 10% बढ़ती है, अर्थात तब भी तो अच्छी पोजीशन बनती है ना, एसेट्स की लगातार क्रिएशन होती नजर आती है। तो हमने इसको समझने का प्रयास किया, जिसका नाम था ओएनजीसी कॉर्पोरेशन, जिसका पोटेंशियल लगातार बढ़ती नजर आती है, बिल्डअप होती नजर आती है। लब की किसके बेसिस पे, स्टॉक की पी के बेसिस पे देखा जाए, डेट इक्विटी रेशियो देखा जाए, या प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे देखा जाए, अभी तक ये अंडर परफॉर्मेंस से देखने को नजर आती है। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हम बात करें तो इसको लेकर पेयर्स कंपनी यहाँ पे कंपेयर करें और एक नया सेगमेंट की तरफ देखने का प्रयास करते हैं कि सेगमेंट वाइज में किस सेगमेंट से इनके पास सबसे ज्यादा पैसा आता है। ये सेगमेंट वाइज हमें बीएससी पे मिलता है और बीएससी पे देखा जाए सेगमेंट वाइज इसके बारे में क्या कहती है, और एक नज़र डालेंगे कहाँ पे इनकी कॉर्पोरेट एक्शन में। कॉर्पोरेट एक्शन में देखते हैं क्या क्या कहती है कंपनी। कंपनी ने हमेशा क्या किया, डिविडेंड का पार्ट हमेशा बिल्डअप करके दिया है। 4 रुपये का डिविडेंड दिया था इस साल में 24 के अंदर। उसके बाद कुछ और इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन देखा जाए हम सेगमेंट वाइज को लेने का प्रयास कर रहे थे। फाइनेंशियल में सेगमेंट वाइज डिटेल आता है तो मुझे लगता है कि अच्छी पोजीशन बन सकती है। सेगमेंट वाइज डिटेल यहाँ पे दर्शाता नजर आता है कंपनी। तो कहती है सेगमेंट वाइज में क्या है, ये कहती है कि ऑफ ऑन ऑफ श्योर की हमारे पास इनकम ये है, ऑन श्योर की इनकम ये है। तो ये इनका डिटेल निकल के आती है ऑन श्योर और ऑफ श्योर की इनकम को लेकर के, क्रूड ऑयल को लेकर के। और उसमें ये नहीं बताता क्रूड ऑयल से आती है पैसा या फिर गैस से आती है, ऐसा देखने को नजर नहीं आती। अलग अलग बाइफरकेशन देखने को नजर नहीं आती यहाँ पे। तो हमने समझने का प्रयास किया दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और कंप्लीट एनालिसिस या लर्निंग वाली पार्ट्स को देखने के लिए बने रहिए।